नमस्कार दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गियर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो भी सिविलियन रूल बचा था वैसे तो कभी था ही नहीं पूरी तरह से, क्योंकि यहां पर मिलिट्री का इंटरफेरेंस हमेशा होता था। लेकिन जो स्थिति अभी बनी है, जिस तरह से संविधान के अंदर बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सिविलियन रूल को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। देखो, एक क्या होता है ना कि अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखोगे तो वहां पर मिलिट्री काफी ज्यादा डोमिनेट की है। मिलिट्री का पूरा शासन चला है कई सालों तक। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब एक प्रकार से तख्ता पलट डायरेक्टली ना करके यहां पर संविधान में ही ऐसा बदलाव कर दो कि सारा का सारा जो पावर है वो मिलिट्री के हाथों में चला जाए। ये आप देख सकते हो खबर, टॉट अस मेनी लेसन्स, पाकिस्तान टेबल्स अमेंडमेंट टू मेक आर्मी स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि क्या ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसकी वजह से हुआ, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या असर होगा भारत पर, क्या असर हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से 10 नवंबर से हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए, अगर आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको सीसैट का हो गया, करंट अफेयर्स, सब कुछ कराया जाएगा। इनफैक्ट इस बार हम पर्सनल मेंटरशिप भी लेकर आए, तो ये सब कुछ प्रीलिम फोकस्ड होगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा 100 से ज्यादा बार यहां पर संविधान में बदलाव किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 27th अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से मिलिट्री के पास और ज्यादा पावर आ जाएगी, और साथ ही साथ जो आर्मी चीफ है इस समय आसिम मुनीर, उसको एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया जा रहा है। इनफैक्ट मिलिट्री के अंदर एक नया पोस्ट बनाया जा रहा है। और यह अमेंडमेंट तब आया है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट आप देखिए ना, जिस तरह का पैटर्न है, भले ही पाकिस्तान कुछ भी बोले, मतलब जिस तरह का उनका पैटर्न अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो भी कुछ हुआ था अभी रिसेंटली भारत के साथ, उससे बहुत सारे लेसन्स उन्होंने सीखे हैं, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली पाकिस्तान के संविधान में जो आर्टिकल 243 है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, कि आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान में किस तरह से गवर्न होगी, क्या क्या होगा, उसी में पूरा बदलाव किया जा रहा है। और क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यही है कि इट इज अनदर स्टेप मिलिट्री डोमिनेंस की तरफ, मतलब प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी, जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन थे, वो सब वीक हो रहे हैं, और मिलिट्री डोमिनेंस बड़े स्तर पर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये बदलाव क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आर्टिकल 243 में यहां पर एक नया पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। ये कुछ वैसा ही जैसे भारत में आपने देखा होगा कुछ साल पहले 2020 में एक नया पोस्ट बनाया गया था, 2019-20 में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। और पहले जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे वो थे बिपिन रावत जी, राइट। और अनफॉर्चुनेटली उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अनिल चौहान जी। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पोस्ट बना रहा है। और ये क्या करेगा, पाकिस्तान में जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के ऊपर कमांड करेगा। अभी तो क्या है कि सबसे बड़ी पोस्ट अगर आप मिलिट्री में देखोगे पाकिस्तान में, तो आर्मी चीफ की मानी जाती है, आर्मी चीफ करता है। लेकिन अब आर्मी चीफ के ऊपर भी, नेवी के ऊपर भी, एयरफोर्स चीफ के ऊपर भी ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट बनाई जा रही है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एम्पावर किया जाएगा, मतलब सभी जो इंडिविजुअल सर्विस चीफ हैं उसके ऊपर होगा सीडीएफ। और ये जो पोजीशन है, इट विल हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग पावर्स टू द प्रेसिडेंट, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को आप रिपोर्ट करोगे। अच्छा, यहां पर 5 स्टार रैंक, दूसरा जो बदलाव किया जा रहा है 27th अमेंडमेंट से, वो है यहां पर 5 स्टार रैंक एडिशनली ऐड किया जा रहा है। देखो, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के इतिहास में अयूब खान पहला फील्ड मार्शल था, और वो तो अपने आप को खुद ही को यहाँ पर फील्ड मार्शल की उपाधि दे दिया था। और अभी रिसेंटली यहाँ पर दिखाने के लिए पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को भी फील्ड मार्शल का पद दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के संविधान में कहीं पर भी फील्ड मार्शल लिखा हुआ नहीं था, मेंशन नहीं था। और इसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने के लिए इस अमेंडमेंट के तहत यहां पर 5 स्टार रैंक ऐड की जा रही है। आर्मी के लिए फील्ड मार्शल होगा, जो भी आसिम मुनीर बनाए। एयरफोर्स में अगर किसी को दिया जाता है तो मार्शल ऑफ एयरफोर्स, और वैसे ही नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये जो टाइटल है ना फील्ड मार्शल का, इट विल बी हेल्ड फॉर लाइफ। एक प्रकार से आप ये समझिए, आसिम मुनीर को अनलिमिटेड पावर मिल रही है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। मतलब
अभी से लेकर अब आगे के लिए पूरी की पूरी पावर जो है एक तरह से आसिम मुनीर के हाथों में दी जा रही है। वो अभी आपको धीरे-धीरे क्लियर होने लगेंगी चीज़ें जैसे-जैसे पाकिस्तान में आप देखोगे। अच्छा, साथ ही साथ एक और जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो है सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। क्या है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोविंसेस हैं, चाहे बलूचिस्तान, सिंध, वहाँ पर उनकी मिनिस्ट्रीज़ के पास फिजिकल कुछ पावर्स थी, लेकिन अब वो सारी पावर भी लाई जा रही हैं सेंटर के अंदर में। मतलब यहाँ पर जो प्रोविंशियल रिसोर्स शेयर होता था अंडर नेशनल फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला, वो सब एक प्रकार से कम हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि हम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के तहत ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट, देखो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि इस अमेंडमेंट के तहत जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो अपॉइंटमेंट है, उसमें अगेन सारा का सारा जो कंट्रोल है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दिया जा रहा है। मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में बहुत बड़े खतरे में है। चेक्स एंड बैलेंस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये जो इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये अभी अमेंडमेंट क्यों हो रहा है? नो डाउट सबसे पहला है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की शिकस्त मिली है पाकिस्तान को, जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने खुद क्लेम किया है कि यहाँ पर उनको बड़ी लेसन्स मिली हैं। भले ही वो बाहर से कितना भी दिखा दें, आज तक एक प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि भारत पर कुछ भी एसेट उन्होंने बिगाड़ा है हमारा। हमने तो इतने सारे प्रूफ दे दिए, लेकिन फिर भी वही है, वो एक ही चीज़ को झूठ झूठ बस बोलते रहो। तो यहाँ पर आप समझिए कि शहबाज शरीफ और ये सब यही क्लेम कर रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा लेसन मिला है। तो इसके पीछे का कारण एक ये बताया जा रहा है। दूसरा है मिलिट्री हायरार्की। क्या है कि मई 2025 में आप सब जानते हैं आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर लाया गया। तो ये जो अमेंडमेंट है, एक तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देगा, और जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक प्रकार से तख्ता पलट ना करके डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर जो है अपने हाथ में हमेशा के लिए रखी जाए, कुछ वैसा आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो मुशर्रफ ने पहले किया और जितने भी मिलिट्री लीडर्स पाकिस्तान के रहे हैं। और इंटरनल पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी है। क्या है कि सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है उनको। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके तहत एक मिलिट्री पावर को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जा रहा है। यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि इमरान खान के साथ यही हुआ था कि वो मिलिट्री की बात मानना धीरे धीरे छोड़ दिए थे, और इसीलिए आप देखिए उसको हटा दिया गया और अब यहाँ पर नई सरकार है। तो जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो जानती है इस चीज़ को कि मिलिट्री के साथ वो कोई पंगा नहीं ले सकते हैं, वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। तो जो मिलिट्री बोलती है, जो पावर देना है दे दो, लेकिन एक तरह से सरकार बची रहे। पहली बार होगा, आप देखते हैं कब तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। आज तक कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक लगातार नहीं रहा है। कोई सरकार ही नहीं चली है 5 साल तक। सोचिए इतना बड़ा, इतने सालों का इतिहास हो गया है, 70 साल से ज़्यादा ये सिचुएशन है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताता हूँ आसिम मुनीर के पास किस तरह से ज़्यादा पावर आ रही है। पहले यहाँ पर आर्मी चीफ की पावर थी, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होता था। अब फील्ड मार्शल की पावर मिल जा रही है आसिम मुनीर को, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है। फिर दूसरा है आपका अथॉरिटी, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर कमांड करते थे, अब क्या होगा कि ये यूनिफाइड कमांड होगा सभी डिफेंस सर्विसेज के ऊपर। टेन्योर पहले 3 साल का था आर्मी चीफ के तौर पर, अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा पावर चेंज हो रहा है। और सिविलियन ओवरसाइट भी आपको देखने को मिलेगा। पहले सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आंसरेबल थे, कई चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ही डायरेक्टली बातचीत करके ख़त्म कर देना है। फिर सिंबॉलिक पावर भी है, पहले मिलिट्री लीडर थे, अब यहाँ पर नेशनल फिगर हेड, कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंस, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक प्रकार से मुशर्रफ के बाद ये मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फिगर के तौर पर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका इंप्लीकेशंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पर्सपेक्टिव से? देखो, एक तो आर्टिकल 243 मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान का जो सुप्रीम कमांड है, जो ओवर आर्म्ड फोर्सेज, उसको डिफाइन करता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके हमेशा परमानेंट चेंज किया जा रहा है, एक पोजीशन लाई जा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स ने एक तरह से वार्निंग दी है कि इसकी वजह से जो पार्लियामेंट ओवरसाइट होता था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पहले आंसर ले सकती थी आर्मी चीफ से, वो अब नहीं हो पाएगा। पूरी की पूरी पावर कंसोलिडेट की गई है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैंने आपको बता दिया, जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं उनके पास थोड़ी बहुत जो पावर होती थी, बलूचिस्तान, सिंध, वो भी अब यहाँ पर सेंटर के अंदर में आ रही है, मिलिट्री के पास में आ रही है। हो सकता है सिंध और बलूचिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए, और खुद जुडिशरी के ऊपर हमला हो रहा है, वहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊं, पाकिस्तान ज़्यादातर वर्षों तक डायरेक्ट मिलिट्री रूल में रहा है। आधे से ज़्यादा उसका जो इतिहास है 1958 से 71, 77 से 88, 99 से 2008 मुशर्रफ के भी। तो यहाँ पर आप समझिए ज़्यादातर उनका इतिहास ही मिलिट्री
मिलिट्री रूल के अंदर रहा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग सिविलियन पीरियड्स भी अगर आप देखोगे तो मिलिट्री का बहुत ज़्यादा से होता था, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक डिसीजंस हो। ऐसा किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो चुनी हुई सरकार होती है उसी के ऊपर मेन जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करना चाहती है। फिर 2010 में इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की गई। 2010 में मैं आपको बता दूं 18th अमेंडमेंट लाया गया था ताकि कुछ जो पावर है वो प्रोविंसेस को दी जाए, यहां पर जो सिविलियन सुप्रीमेसी है उसको थोड़ा सा रीअफर्म किया जाए। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, 2024 में 26th अमेंडमेंट आया था जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट में चेंजेस हुए थे, तो उसी समय लग रहा था कि कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन ये 27th अमेंडमेंट करके अब यहां पर पूरा का पूरा रीमिलिटराइजेशन पाकिस्तान का किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की सरकार इसको डिफेंड कैसे कर रही है? पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि देखो हम अपने डिफेंस कमांड को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये जरूरत है आज के डेट में। यूएस और यूके में जो ज्वाइंट चीफ है उसी की तरह हम अपने फेडरल गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग है उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन गैप्स था प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में, उसको एक प्रकार से फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो जस्टिफिकेशन है उसको साफ साफ देखा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट कवर है, कि यहाँ पर जानबूझ के इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेंडमेंट है क्या ये बिल पास हो जाएगा? देखो 2/3 मेजॉरिटी है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो उसके सहयोगी दल हैं उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो आराम से चाहे सेनेट हो, उनका जो दूसरा हाउस है, दोनों जगह ये पास हो जाएगा, असेंबली और सेनेट में। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। देखो, जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए कंसर्न तो होगा, क्योंकि देखो भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्रंटेशन हो। क्यों करना है भाई, हम डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या रखा है इसमें। लेकिन क्या है कि जब आप और ज्यादा पावर मिलिट्री के हाथ में दे रहे हो तो मिलिट्री तो कुछ ना कुछ करेगी ना, पीछे से कुछ ना कुछ यहाँ पर भारत को तंग करने की कोशिश करेगी, भारत उसका फिर जवाब देगा। तो इसी तो फ्यूचर क्राइसिस में ज्यादा आपको मिलिट्री एस्केलेशन देखने को मिल सकती है। भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्न ये है। अमेरिका तो देखो, अभी अमेरिका का कुछ पता ही नहीं है। अब जिस तरह से ट्रंप का रवैया रहा है, ट्रंप जिस तरह से आसिम मुनीर और सबको मतलब शाबाशी दे रहे हैं एक तरह से, तो अब लेट्स सी अमेरिका इसको किस तरह से देखता है। चाइना खुश है, चाइना जो है वो चाहेगा कि उसको स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी कमांड स्ट्रक्चर मिले, उसके जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह है ना, सीपैक वगैरह, उसको सिविलियन गवर्नमेंट से डील ही ना करना पड़े, डायरेक्ट मिलिट्री से सब कुछ करके निपटा दो। बस ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या बदलाव हो रहा है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पाकिस्तान में जो पहला अमेंडमेंट आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था इनफैक्ट, वो पाकिस्तान को एज अ कंट्री किस तरह से डिक्लेयर करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं 2026 का, ये बेस्ट मौका है, आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा। कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।